नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। सुभद्रा, बहुत अच्छा होगा। संसार की रीति है कि पहले अपने घर में दिया जलाएं, बाद में मंदिर और मस्जिद में। शर्मा जी सुभद्रा की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन सुनकर मन में झल्ला रहे थे। इस तरह से कहाँ से पैसे आएंगे? ये जो डोनेशन के हैं या जो चंदे के हैं वो कम कर दूंगा तो फिर भी 15 रुपये शेष बचे, वो कहाँ से लाऊंगा? मैं हिसाब किताब नहीं पूछता, किसी तरह संख्या पूरी हो जाए तो अच्छा होगा। सुभद्रा, हाँ हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। भोजन एक ही समय बने, दोनों समय बनने की क्या जरूरत? संसार में करोड़ों मनुष्य एक ही समय खाते हैं, किंतु बीमार या दुबले नहीं होते। शर्मा जी अधीर हो गए। घर की लड़ाई से उनका हृदय कांपता था, पर यह चोट न सही गई। बोले, तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर न रखा जाए और वह यूं ही अपना जीवन नष्ट कर दे? चाहिए तो यह था कि तुम मेरी सहायता करती, उल्टे और जी जला रही हो। सदन मेरे उसी भाई का लड़का है जो अपने सिर पर आटे दाल की गठरी लाद कर मुझे स्कूल में दाखिला कराने आए थे। मुझे वह दिन भूले नहीं। उनके उस प्रेम का स्मरण करता हूँ तो जी चाहता है कि उनके चरणों में गिरकर घंटों रोऊं। लेकिन असल दुनिया में यही तो नहीं होता है। जो करता है लोग उसको पानी में बहा देते हैं। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अक्सर लोग मान सम्मान भी खा जाते हैं उन बड़ों का जो अपना सब कुछ उन छोटों के नाम कर देते हैं। उन्हें तो वो बहुत बेवकूफ़ नज़र आते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया हमने किया। भाइयों का तो छोड़ो, आज माँ बाप को भी नहीं लोग बख्शते हैं, जो कि गलत है। तुम्हें अब अपने रोशनी और पंखे के खर्च में, पान तंबाकू के खर्च में, घोड़े साइज के खर्च में किफ़ायत करना भारी मालूम होता है। किंतु भैया, मुझे वार्निश वाले जूते पहनाकर आप नंगे पांव रहते थे। मैं रेशमी कपड़े पहनता था, वे फटे कुर्ते पर ही काटते थे। उनके उपकारों और भलाइयों का इतना भारी बोझ मेरी गर्दन पर है कि मैं इस जीवन में उससे मुक्त नहीं हो सकता। ये शब्द सिर्फ बोलने के हैं। यदि ये एहसास होता तो पद्म सिंह भोली का मुजरा नहीं कराते, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हृदय में हमेशा बैठी होनी चाहिए। हमें अपना इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। इंसानियत वही होती है, न कि वो कि आज जो स्टेज हमने पाई है वही सब कुछ हो गया, वहीं की रंगीनियत हमारी रंगीनियत है। लेकिन पहले ये तो देखो, जो हमारे लिए सीढ़ी बने थे, उस सीढ़ी के बिना तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन वक्त बहुत अलग है, इंसान बहुत अलग हैं। मैं सब पे ये बात लागू नहीं होती है। शायद जो बोल रहा है उसने ये चीज़ें कभी ना भूली हों, मैं नहीं भूली, लेकिन ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं।
सदन के लिए मैं प्रत्येक कष्ट सहने को तैयार हूँ। उसके लिए यदि मुझे पैदल कचहरी जाना पड़े, उपवास करना पड़े, अपने हाथों से उसके जूते साफ करने पड़े, तब भी मुझे इनकार न होगा। नहीं तो मुझ जैसा कृतघ्न संसार में नहीं होगा। ग्लानि से सुभद्रा का मुख कुमला गया। यद्यपि शर्मा जी ने वे बातें सच्चे दिल से कही थीं, पर उसने यह समझा कि यह मुझे लज्जित करने के लिए कह रहे हैं। सिर नीचा करके बोली, तो मैंने कब कहा था कि सदन के लिए मास्टर न रखा जाए। जो काम करना ही है उसे कर डालिए, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। जब दादाजी ने आपके लिए इतने कष्ट उठाए हैं तो यह उचित है कि आप भी सदन के लिए कोई बात न उठा रखें। मुझसे जो कुछ करने को कहिए वह करूं। आपने अब तक कभी इस विषय में कुछ कहा नहीं था, इसलिए मुझे यह भ्रम हुआ कि यह कोई आवश्यक खर्च नहीं है। आपको पहले ही दिन से मास्टर का प्रबंध करना चाहिए था। इतने आगे पीछे का क्या काम था। अब तक तो वह थोड़ा बहुत पढ़ भी चुका होता। इतनी उम्र गंवाने के बाद जब पढ़ने का विचार किया है तो उसका एक दिन भी व्यर्थ न जाना चाहिए था। सुभद्रा ने तत्क्षण अपनी लज्जा का बदला ले लिया। पंडित जी को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। यदि अपना पुत्र होता तो उन्होंने कदापि इतना सोच विचार न किया होता। सुभद्रा को अपने प्रतिवाद पर खेद हुआ। उसने पान बनाकर शर्मा जी को दिया। यह मानो संधि पत्र था। शर्मा जी ने पान ले लिया। संधि स्वीकृत हो गई। आधार तो सिर्फ पंडित जी और सुभद्रा बने हैं, लेकिन ये शब्द पूरे समाज के लिए हैं। जिस भाई ने भाई के लिए इतना किया, क्या उनका फर्ज नहीं था कि उस भाई के बच्चे को आप शुरुआत से ही ले जाकर अच्छी जगह शिक्षित कराते। उनके यहाँ होली के दिन खाना तक नहीं बना और आपके यहाँ मुजरा हो रहा है। आप सैर करते हैं, आपको सैर करने का टाइम है, समय है, लेकिन वो पूरा दिन खेत में किसी बैल की तरह लगे रहते हैं। क्या इतनी इंसानियत ख़त्म हो जाती है इंसान के अंदर? इस जगह पे भाई हो या माता पिता हो, नहीं भूलना चाहिए कि अंत सबका एक ही तरह है। जाना सबको एक ही घाट पे होता है। तो जिन्होंने किया, जिनकी वजह हम हैं, क्या हमें उस वजूद को भुला देना चाहिए? ये हर किसी के सोचने की बात है। हर माँ को, हर पिता को, हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि आज जो हम करेंगे, कल कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे सामने, आज का इतिहास कल भविष्य के रूप में ज़रूर खड़ा होता है। भले उसके रंग रूप बदले हों, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुभद्रा को अपने प्रतिवाद पर खेद हुआ। उसने पान बनाकर शर्मा जी की तरफ दे दिया। जब वह चलने लगे तो सुभद्रा ने पूछा, कुछ सुमन का पता चला? शर्मा जी, कुछ भी नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गई। गजादर भी नहीं दिखाई दिया। सुनता हूँ घर बार छोड़कर किसी तरफ निकल गया है। दूसरे दिन से मास्टर साहब सदन को पढ़ाने लगे। अकेले उसका जी बहुत घबराता। कोई संगी न साथी, न ही हंसी न दिल लगी। कैसे जी लगे? हाँ, प्रातःकाल थोड़ी सी कसरत कर लिया करता था। उसका उसे व्यसन था।
मानो आदत थी। अपने गांव में उसने एक छोटा सा अखाड़ा बनवा रखा था। यहाँ अखाड़ा तो न था, कमरे में ही दंड कर लेता। शाम को शर्मा जी उसके लिए मोटर तैयार करा देते। तब सदन अपना सूट पहनकर गर्व के साथ फिटन पर सैर करने निकलता। शर्मा जी पैदल घुमा करते थे। वह पार्क या छावनी की ओर जाते, किंतु सदन उस तरफ न जाता। वायु सेवन में जो एक प्रकार का दार्शनिक आनंद होता है, उसका उसे क्या ज्ञान। शुद्ध वायु की सुखद शीतलता, हरे भरे मैदानों की विचारोत्पादक निर्जनता और सुरम्य दृश्यों की आनंदमयी निस्तब्धता, उसमें इनके रसास्वादन की योग्यता न थी। उसका यौवन काल था। ये सारी चीज़ें महसूस करने का तो समय पद्म सिंह का था। वो तो अभी नया नया युवक था। उसका यौवन काल जब बनाव श्रृंगार का भूत सवार रहता था उस पर, वह अत्यंत रूपवान, सुगठित और बलिष्ठ युवक था। देहात में रहा था, पढ़ना लिखना था नहीं, न ही मास्टर का भय, न परीक्षा की चिंता। शेरों दूध पीता था, घर में भैंसें थीं, घी के लौंदे खाता था। उस पर कसरत का शौक था, शरीर बहुत सुडौल निकल आया था। ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शरीर में इंगुर भरा हुआ हो। मतलब नया युवक, देसी खान पान। ये सच है कि हमारे रूप का कारण भी कहीं ना कहीं हमारा देसी ही खान पान होता है। दूध घी खाओ, कसरत करो, भागो दौड़ो। उसके चेहरे पर वह गंभीरता और कोमलता न थी जो शिक्षा और ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसके मुख से वीरता और उद्दंडता झलकती थी। आंखें मतवाली, सतेज और चंचल थीं। वह बाग का कलमी पौधा नहीं, वन का सुदृढ़ वृक्ष था। निर्जन पार्क या मैदान में उस पर किसकी निगाह पड़ती? कौन उसके रूप और यौवन को देखता? इसलिए वह कभी दाल मंडी की तरफ जाता, कभी चौक की तरफ। उसके रंगरूप, ठाट बाट पर बूढ़े जवान सबकी आंखें उठ जाती। युवक उसे ईर्ष्या से देखते और बूढ़े स्नेह से। इन दुकानों के ऊपर सौंदर्य का बाजार था। सदन को देखते ही उस बाजार में एक हलचल मच जाती। वेश्याएं छज्जों पर आकर खड़ी हो जाती और प्रेम कटाक्ष के बाढ़ उस पर चलाती। देखें, यह बहका हुआ कबूतर किस छतरी पर उतरता है, यह सोने की चिड़िया किस जाल में फंसती है। मतलब समाज में चाहे वो युवक हो या युवती, गिराने को हर कोई फिरता है। लेकिन वो युवक भी समझदार नहीं था। जब वक्त मिला था तो उसे मेहनत पढ़ाई की तरफ करनी चाहिए थी। अपने आप को सुंदर और सुडौल बनाने के साथ साथ ज्ञानवान भी, शीलवान भी बनाना चाहिए। सदन में वह विवेक तो न था जो सदाचरण की रक्षा करता है। उसमें वह आत्मसम्मान भी नहीं था जो आंखों को ऊपर न उठने देता। उसकी फिटन बाजार में बहुत धीरे धीरे चलती। सदन की आंखें उन्हीं रमणियों की ओर लगी रहती। यौवन के रूप काल में हम अपनी कुवासनाओं के प्रदर्शन पर गर्व करते हैं, उत्तरकाल में अपने सद्गुणों के प्रदर्शन पर।
सदन अपने को रशिया दिखाना चाहता था, प्रेम से अधिक बदनामी का आकांक्षी था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा सामाजिक नहीं था। उसे समाज में सही और गलत का फर्क समझ नहीं आता था। कल्पित दुष्प्रेम की विस्तृत कथाएं वर्णन करता था। धीरे धीरे सदन के चित्त की चंचलता यहाँ तक बढ़ी कि पढ़ना लिखना सब छूट गया। मास्टर आते और पढ़ा कर चले जाते, लेकिन सदन को उनका आना अब बहुत बुरा मालूम होता था। उसका मन हर घड़ी बाजार की ओर लगा रहता। वही दृश्य आंखों में फिरा करते, रमणियों के हाव भाव और मृदु मुस्कान। किसी भी तरह दिन तो निकाल लेता। ज्यों ही शाम होती वह बन ठन कर दाल मंडी की ओर निकल जाता। अंत में इस कुप्रवृत्ति का वही फल हुआ जो सदैव हुआ करता है। यहाँ दो पात्र बराबर के हैं। एक सुमन, जिसके पिता इतने ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। परिस्थितियों ने उनकी बेटी को कहाँ पे ला पटका। ये युवक परिस्थितियों से हीन, जब वक्त पे साधन मिले तो उनका उसने गलत फायदा उठाया। यहाँ पे ये युवक पढ़ लिख कर खुद को समाज में एक अच्छी जगह पहुंचा सकता था, लेकिन एक के साथ परिस्थितियों ने गलत किया, एक ने परिस्थितियों का गलत फायदा उठाया। 3 ही 4 मास में उसका संकोच उड़ गया। फिटन पर 2 आदमी दूतों की तरह उसके सिर पर सवार रहते, इसलिए वह इस बाग के फूलों में हाथ लगाने का साहस न कर सकता था। वह सोचने लगा, किसी भांति इन दूतों से गला छुड़ाऊं। सोचते सोचते उसे एक उपाय आया। एक दिन उसने शर्मा जी से कहा, चाचा मुझे एक अच्छा सा घोड़ा ले दीजिए। फिटन पर अपायजों की तरह बैठे रहना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। घोड़े पर सवार होने से कसरत भी हो जाएगी और मुझे सवारी का अभ्यास भी हो जाएगा। जिस दिन से सुमन गई थी, शर्मा जी कुछ चिंतातुर रहा करते थे। मुवक्किल लोग कहते थे कि आजकल इन्हें न जाने क्या हो गया है, बात बात पर झुंझला जाते हैं। हमारी बात ही न सुनेंगे तो बहस क्या करेंगे। जब हमको मेहनताना देना है तो क्या यही एक वकील हैं। गली गली तो मारे मारे फिरते हैं। इससे शर्मा जी की आमदनी दिन प्रतिदिन कम होती गई। यह प्रस्ताव सुनकर चिंतित स्वर में बोले, अगर इसी घोड़े पर जीन खिंचा लो तो कैसा है, 2-4 दिन में निकल आएगा। सदन जी नहीं, बहुत दुर्बल है, सवारी में न ठहरेगा। कोई चाल भी तो नहीं, न कदम न सरपट। कचहरी से थका मांदा आएगा तो क्या चलेगा। शर्मा जी, अच्छा तलाश करूँगा, कोई मिल जाएगा तो। शर्मा जी ने चाहा था कि इस तरह बात टाल दूँ। मामूली घोड़ा भी 250-300 से कम का न मिलेगा। उस पर कम से कम 25 रुपये मासिक का खर्च अलग। इस समय वह इतना खर्च उठाने में समर्थ न थे, किंतु सदन कब मानने वाला था। नित्य प्रत उनसे तकाजा करता, यहाँ तक कि दिन में कई बार टोकने की नौबत आ पहुंची। अब तो शर्मा जी उसको देखते ही सूख से जाते। यदि उससे अपनी आर्थिक दशा साफ साफ कह देते तो सदन चुप हो जाता, लेकिन अपनी चिंताओं में राम कहानी सुनाकर वह उसे कष्ट में नहीं डालना चाहते थे। सदन ने अपने दोनों साइसों से कह दिया था कि कहीं घोड़ा बिकाऊ हो तो कहना। सदन खुद भी इधर उधर देख रहा था और कुछ समय बाद पता चला कि एक विलायती नवाब साहब हैं, उनका घोड़ा बिकने वाला है। वह खुद गया और उस पे सवार होकर उसने देखा। चाल अच्छी थी, उसको देखते ही वह मोहित हो गया। शर्मा जी से आकर कहा, चलिए घोड़ा देख लीजिए, मुझे बहुत पसंद है।
अब तो शर्मा जी के पास कोई छिपने का रास्ता भी नहीं रहा था। जाकर घोड़े को देखा और उससे बात की तो उन्होंने उसके दाम 100, एक बार में ही 400 रुपये मांगे। इससे एक कौड़ी भी कम नहीं। अब इतने रुपए कहाँ से आए? घर में भी अगर होंगे तो 100-200 रुपये जो भी सुभद्रा के पास होंगे। सुभद्रा से इस विषय में शर्मा जी को सहानुभूति की लेस मात्र भी आशा न थी। उपकारी बैंक के मैनेजर बाबू चारू चंद्र से उनकी मित्रता थी। उनसे उधार लेने का विचार किया, लेकिन आज तक शर्मा जी को ऋण मांगने का अवसर ही नहीं आया। हिम्मत न हुई। कहीं वह इनकार कर गए तब इस इनकार का भीषण भय उन्हें सता रहा था। इसी बीच में सदन नवाब साहब के यहाँ से जाकर घोड़ा ले आया। जीन साज का मूल्य 50 रुपये और हो गया। दूसरे दिन रुपए देने का वादा भी करके आ गया। केवल रात भर ही बाकी थी। शर्मा जी की हैसियत के आदमी के लिए इतने रुपए का प्रबंध करना कोई मुश्किल न था, किंतु उन्हें चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता था। उन्हें आज अपनी क्षुद्रता का ज्ञान हुआ। मतलब मैं कितना छोटा हूँ। जो मनुष्य कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा, उसका सिर एक छोटे से टीले से भी चक्कर खाने लगता है। इस दुरावस्था में सुभद्रा के सिवा उन्हें कोई अवलंब न सूझा। उसने उनकी रोनी सूरत देखी तो पूछा, आज इतने उदास क्यों हो? शर्मा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, अच्छा तो हूँ, पर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊँ, कुछ कहा नहीं जाता। सदन के मारे हैरान हूँ। कई दिन से घोड़े की रट लगाए हुए था। आज नवाब साहब के यहाँ से जाके घोड़ा भी ले आया। 450 रुपये सर पे डाल दिए। शर्मा जी तुमसे कहते हुए डर मालूम होता था, इसलिए नहीं बोला। सुभद्रा बोली, डर की कौन सी बात थी? क्या मैं सदन की दुश्मन हूँ? जो जल भुन जाती उसके खेलने खाने के और दिन आएंगे क्या? कौन सा बड़ा खर्च है? तुम्हें ईश्वर कुशल से रखे। ऐसे 400-500 रुपये कहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे? लड़के का मन तो रह जाएगा। उसी भाई का तो बेटा है जिसने आपको पाल पोस कर आज इस योग्य बनाया। शर्मा जी इस व्यंग के लिए तैयार थे, इसीलिए उन्होंने सदन की शिकायत करके यह बात छेड़ी थी। किंतु वास्तव में उन्हें सदन का यह व्यसन दुखजनक नहीं मालूम होता था जितनी अपनी दारूढ़ धनहीनता का। सुभद्रा की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में बैठना जरूरी था। बोले, चाहे तो कुछ हो, मुझे तो तुमसे कहते हुए डर लगता था। मन की बात कहता हूँ। लड़कों का खाना खेलना सबको अच्छा लगता है, पर घर में पूंजी हो तब। दिन भर से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सवेरे डिग्बी साहब का आदमी आएगा, उसे क्या उत्तर दूंगा? सुभद्रा, तो ये कौन मुश्किल बात है? सवेरे चादर ओढ़ के लेट रहिएगा, मैं कह दूंगी आज तबीयत अच्छी नहीं। तो शर्मा जी हंसी न रोक सके। इस व्यंग में कितनी निर्दयता, कितनी विरक्ति थी। बोले, अच्छा मान लिया कि आदमी कल लौट जाएगा, लेकिन परसों तो फिर आएगा ना। कल कोई न कोई फिक्र करनी ही पड़ेगी। सुभद्रा बोली, तो वही फिक्र आज क्यों नहीं कर डालते? शर्मा जी, भाई चिढ़ाओ तो मत। अगर मेरी बुद्धि काम करती तो तुम्हारी शरण में क्यों आता? चुपचाप काम न कर डालता। जब कुछ नहीं बन पड़ा तब तुम्हारे पास आया हूँ। मैं क्या बताऊँ, आपने तो वकालत पढ़ी है, मैं तो मिडिल तक भी नहीं पढ़ी। मेरी बुद्धि यहाँ क्या काम देगी? इतना जानती हूँ कि घोड़े को द्वार पर हिनहिनाते सुनकर दुश्मनों की छाती धड़क जाएगी। जिस वक्त आप सदन को उस पर बैठे देखेंगे तो आंखें तृप्त हो जाएंगी। शर्मा जी, वही तो पूछता हूँ कि यह अभिलाषाएं कैसे पूरी हों?
सुभद्रा बोली, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह कोई न कोई जुगत निकालेगा ही। शर्मा जी, तुम तो ताने देने लगती हो, इसके सिवा मेरे पास और है ही क्या। अगर आप समझते हो कि मेरे पास रुपए होंगे तो यह आपकी भूल है। मुझे हेर फेर करना नहीं आता। संदूक की चाबी लीजिए, 100-125 रुपये पड़े हैं, निकाल ले आइए। बाकी के लिए और कोई फिक्र कीजिए। आपके कितने ही मित्र हैं, क्या 200-400 रुपये का प्रबंध नहीं हो सकता। यद्यपि पद्म सिंह यही उत्तर पाने की आशा रखते थे, पर इसे कानों से सुनकर वह अधीर हो गए। चुपचाप आकाश की ओर ताकने लगे, जैसे कोई अथाह जल में बहा जाता हो। सुभद्रा संदूक की चाबी देने को तैयार तो थी, लेकिन संदूक में 100 रुपये की जगह पूरे 500 रुपये बटुए में रखे हुए थे। यह सुभद्रा की 2 साल की कमाई थी। इन रुपयों को देख देख सुभद्रा फूली न समाती थी। कभी सोचती अब की घर चलूंगी तो भाभी के लिए अच्छा सा कंगन लेती चलूंगी और गांव की सब कन्याओं के लिए एक एक साड़ी। कभी सोचती यहीं कोई काम पड़ जाए और शर्मा जी रुपए के लिए परेशान हो तो मैं चट निकाल कर दे दूंगी। यह कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। साधारणता युवतियों के हृदय में ऐसे उदार भाव नहीं उठा करते। वह रुपए जमा करती हैं अपने गहनों के लिए, लेकिन सुभद्रा बड़े घर की बेटी थी, गहनों से उसका मन भरा हुआ था। आज भी हम में से बहुत सारी बहनें हैं ऐसी ही, हमारी माएँ भी ऐसी थीं जो खुद के लिए न सोचकर बच्चों, पति, सबके लिए सोचती हैं, भाई बहनों के लिए। आज वही एक काम सुभद्रा भी कर रही हैं। उससे रुपयों का जरा भी लोभ न था। हाँ, एक ऐसे अनावश्यक कार्य के लिए उन्हें निकालने में कष्ट होता था, पर पंडित जी की रोनी सूरत देखकर उसे दया आ गई। बोली, आपने बैठे बिठाए यह चिंता अपने सर ली। सीधी सी तो बात है, कह देते रुपए नहीं हैं, तब तक किसी तरह काम चलाओ। इस तरह मन बढ़ाना कौन सी अच्छी बात है। आज घोड़े की जिद है, कल मोटर कार की धुन होगी, तब क्या कीजिएगा। माना कि दादाजी ने आपके साथ बड़े अच्छे सलूक किए हैं, लेकिन सब काम अपनी हैसियत देखकर ही किए जाते हैं। दादाजी यह सुनकर आपसे खुश ना होंगे। ये सच है कि बच्चे को हमें अपनी असलियत से रूबरू करके रखना चाहिए, चाहे वो हमारा हो या भाई का। दिखावे के चक्कर में कभी कभी हम बहुत नीचे गिर जाते हैं। आज जो सदन कदम उठाने जा रहा है वो बेफिजूल का है। आज वो इस जगह पे शिक्षा लेने के लिए खुद को किसी सही जगह स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाता तो चलो खर्च जायज़ था, लेकिन ये खर्च जायज़ नहीं है, जो किसी भी माँ बाप को नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इस लायक बनो तो खुद वो चीज़ें स्टेबल करो अपने लिए जो आपको चाहिए। हम सिर्फ आपको शिक्षित करा सकते हैं। ये सच भी है कि माँ बाप हर ख्वाहिश बच्चे की पूरी नहीं कर सकते, वो हमें खुद ही करनी होती है, खुद मेहनत करके। यह कहकर वह झमक कर उठी और संदूक में से रुपयों की 5 पोटलियां निकाल लाईं। उन्हें पति के सामने पटक दिया और कहा, यह लीजिए, 500 रुपये हैं, जो चाहे कीजिए। रखे रहते तो आप ही के काम आते, पर ले जाइए, किसी भांति आपकी चिंता तो मिटे। अब संदूक में फूटी कौड़ी भी नहीं। पंडित जी ने हक बकाकर रुपयों की ओर कातर नेत्रों से देखा, पर उन पर टूटे नहीं। मन का बोझ हल्का अवश्य हुआ। चेहरे से चित्त की शांति झलकने लगी।
किंतु वह उल्लास, वह विह्वलता जिसका सुभद्रा को आशा थी, वह न दिखाई दी। एक ही क्षण में वह शांति की झलक भी मिट गई। खेद और लज्जा का रंग प्रकट हुआ। इन रुपयों में हाथ लगाना उन्हें बहुत अनुचित प्रतीत हो रहा था। सोचने लगे, मालूम नहीं सुभद्रा ने किस नियत से यह रुपए बचाए थे, नहीं मालूम इनके लिए कौन कौन से कष्ट सहे थे। सुभद्रा ने पूछा, सैंत का धन पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए? शर्मा जी ने अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, क्या प्रसन्न हूँ, तुमने नाहक यह रुपए निकाले। मैं जाता हूँ, घोड़े को लौटा देता हूँ, कह दूंगा सितारा पेशानी है या और कोई दोष लगा दूंगा। सदन को बुरा लगेगा, इसके लिए क्या करूं। यदि रुपए देने से पहले सुभद्रा ने प्रस्ताव किया होता तो शर्मा जी बिगड़ जाते, इसे सज्जनता के विरुद्ध समझते और सुभद्रा को आड़े हाथों ले लेते। पर इस समय सुभद्रा के आत्मोत्सर्ग ने उन्हें वशीभूत कर दिया। समस्या यह थी कि घर में सज्जनता दिखाएं या बाहर। उन्होंने निश्चय किया कि घर में इसकी आवश्यकता है, किंतु हम बाहर वालों की दृष्टि में मान मर्यादा बनाए रखने के लिए घर वालों की कब परवाह करते हैं। सुभद्रा विस्मित होकर बोली, यह क्या इतनी जल्दी काया पलट हो गई? जानवर उसे लौटा दोगे तो क्या बात रह जाएगी? यदि डिग्गी साहब ने नहीं वापस लिया तो क्या करोगे? वह बेचारे विलायत जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें यह बात कितनी अखरेगी। नहीं, आप रुपए ले जाइए और दे दीजिए। रुपए इन्हीं दिनों के लिए ही तो जमा किया था, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सहर्ष दे रही हूँ। यदि ऐसा ही है तो मेरे रुपए फेर दीजिएगा, ऋण समझकर ले लीजिए। बात वही थी, पर जरा बदले हुए रूप में शर्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, इस शर्त पर ले सकता हूँ, मासिक किस्त बांधकर अदा कर दूंगा। प्राचीन ऋषियों ने इंद्रियों को दमन करने के दो साधन बताए, एक राग, दूसरा वैराग्य। पहला साधन अत्यंत कठिन और दुस्साध्य है, लेकिन हमारे नागरिक समाज में अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजाकर इसी कठिन मार्ग को जकड़ रखा है। उसने गृहस्थी को कीचड़ का कमल बनाना चाहा। जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय है तो बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार की सैर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ़ है, लज्जाशील, भावशून्य है, वह संभल जाते हैं, शीश फिसलते हैं और गिर पड़ते हैं। ये सच है। किसी साहित्यकार ने कहा कि युवा अवस्था जो हमारी होती है वह कठिन काल का समय कहा गया है। एक तूफानी उम्र होती है जिसमें हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहाँ सारी दिशाएं, सारे रास्ते तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम भ्रमित हैं। इस उम्र पे हमारे अंदर इच्छा शक्ति, अच्छी ऊर्जा, काम करने की निष्ठा, सब कुछ होता है, लेकिन कदम किधर उठ गए हमारे। यदि कोई सही गाइड करने वाला मिल गया, संभालने वाला मिल गया, तो वो बच्चा बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गया, और जो नहीं संभल पाया वो बहुत ज़्यादा गलत तरफ चला गया। तो हर माँ बाप को थोड़ा बच्चे को इस युवावस्था पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि बच्चे के पास ऊर्जा बहुत होती है उस वक्त, लेकिन कदम भी बहुत डगमगाते हैं, नज़रें बहुत तेज़ होती हैं,
और सही से पहले सही से ज़्यादा गलत सरल लगता है, क्योंकि सही थोड़ा कठिन रास्ता होता है। तो हमें हर वक्त अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें बच्चों से ईज़िली बात करनी चाहिए, हर बात को क्लियर बताना चाहिए। हमें लगता है कि बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आज का समय वो है कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चे जानते होते हैं, लेकिन वो तरीके गलत होते हैं जिस तरीके से उनको पता चलता है। तो हमें उन चीज़ों को खुलकर सही तरीके से बताना चाहिए, जिससे बच्चा किसी गलती का शिकार ना हो। शायद आपके 2 कदम, थोड़ा सी मदद बच्चे की पूरी ज़िंदगी संभाल सकती है। तो बच्चों की तरफ हमें थोड़े प्यार से, सहानुभूति से, न माने तो दंड से भी समझाना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं, जुए खाने से भी हम घृणा करते हैं, लेकिन वेश्याओं की दुकानों को हम सुसज्जित कोठों पर, चौक बाजारों में ठाठ से सजाते हैं। यह पापोत्तेजना नहीं तो और क्या है। बाजार की साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण है। हम उन पर लट्टू हो जाते हैं और कोई आवश्यक न होते हुए भी उन्हें ले लेते हैं। तब वह कौन सा हृदय है जो रूप राशि जैसे अमूल्य रत्न पर न मर मिटेगा। क्या हम इतना भी नहीं जानते। विपक्षी कहता है यह व्यर्थ की शंका है। सहस्त्रों युवक नित्य शहरों में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें से बिरला ही कोई बिगड़ा है। वह मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, किंतु उसे मालूम नहीं कि वायु की भांति दुर्बलता भी एक अदृश्य वस्तु है, जिसका ज्ञान उसके कर्म से ही हो सकता है। हम इतने निर्लज्ज, इतने साहस रहित क्यों हैं। हमें आत्मगौरव का इतना अभाव क्यों है। हमारी निर्जीवता का क्या कारण है। वह मानसिक दुर्बलता के लक्षण है। बच्चे को सिर्फ खिलाना पिलाना, सुडौल बनाना ही नहीं जरूरी होता है, उससे ज़्यादा उसको सही और गलत बताना ज़रूरी होता है। आप उसका शरीर तो सुगठित कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत उसके मन मस्तिष्क को सुगठित और सुंदर करना ज़रूरी होता है। उसका देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, सोचने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह एक समाज होता है। हम घर रहते भी एक समाज में हैं, माँ बहन बेटियों के बीच में। तो हमेशा बेटी को अपने भाई पिता के उदाहरण देकर समझाना चाहिए, और बेटे को अपनी माँ और बहन के। शायद हर माँ समझाए अपने बच्चे को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम हो जाएं। हमारी ही रक्षा हो उसमें, हमारी ही बेटियों की। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। एक बात और कहूँगी, यदि हमारे सोचने का थोड़ा सा भी नज़रिया आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।